अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस पेमेंट डिजाइन में सीबीआर मेथड। अब ये सीबीआर मेथड क्या है? देखो, मैंने कुछ मेथड्स बताए थे। वो मेथड्स कौन से थे? चार मेथड्स बताए थे। एक ग्रुप इंडेक्स मेथड बताया था, एक सीबीआर मेथड बताया था, ठीक है। एक मैंने कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड बताया था और एक बर्मिस्टर्स मेथड बताया था। तो ये मैंने चार मेथड बताए थे फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो अभी हमने उसी फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में हमारा नेक्स्ट मेथड है यहाँ पे सीबीआर मेथड, जो कि है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो मेथड। अब ये जो मेथड है ये है काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। तो अब इस मेथड को देखते हैं। तो ये मेथड क्या है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ इसमें। ये मेथड जो है ये बेस्ड होता है सीबीआर वैल्यू पे, जो हमारी सीबीआर वैल्यू आती है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें थिकनेस निकालनी है, पेमेंट की थिकनेस बिल्कुल उसी तरीके से निकालनी है जिस तरीके से हमने ग्रुप इंडेक्स मेथड में पेमेंट की थिकनेस निकाली थी। जैसे ये थिकनेस है ये, तो ये थिकनेस हमने निकाली थी ना। तो यही सब थिकनेस जो है यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये कैलकुलेट करेंगे सीबीआर मेथड के बेसिस पे। अब सीबीआर मेथड तभी काम करता है जब तुम लोगों के पास में सीबीआर वैल्यू होती है। अब ये सीबीआर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, अब वो मेन है, ठीक है। तो अब देखो, तो सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला मैंने नोट किया हुआ है ये रहा, यहाँ पे थिकनेस निकालने का फॉर्मूला वो है 1.75 पी अपॉन सीबीआर। तो इसी सीबीआर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो सीबीआर लिखा है ना, ये वो सीबीआर वैल्यू है, माइनस ए अपॉन पाई। अब ये ए क्या है? ये है एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। जो हमने एक सर्कल बनाया था, तुम लोगों को ध्यान होगा। यहाँ पे सपोज करो ये पेमेंट है, ऊपर से वजन लगा हुआ है, तो ऐसे कहीं पे यहाँ पे नीचे ये जो एरिया था जिसका ए रेडियस था, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ए रेडियस था, तो ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पाई ए स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ये वही एरिया है, ठीक है। और पी यहाँ पे क्या है? वो अप्लाइड लोड है। तो यही जो फॉर्मूला है थिकनेस वाला, टी हमारा यहाँ पे थिकनेस है। अब ये जो हमारा थिकनेस वाला फॉर्मूला है, इसमें अगर मैं यहाँ से पी कॉमन लेता हूँ तो वो अंडर रूट पी यहाँ पे आ जाएगा। देखो, यहाँ पे आ गया अंडर रूट पी। तो फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होकर के बनेगा वो बन जाएगा ये यहाँ पे जो स्मॉल पी आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा टायर प्रेशर है, वेयर पी इज टायर प्रेशर। ये लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सीबीआर की वैल्यू जो होती है वो परसेंटेज में होती है, वो मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सीबीआर वैल्यू इज इन विल बी इन परसेंटेज, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब हम यहाँ पे वो सीबीआर की वैल्यू निकालना सीखते हैं कि सीबीआर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या किया जाता है? टेस्ट परफॉर्म किया जाता है सीबीआर वैल्यू के लिए। तो वो टेस्ट क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी जो भी सॉइल है या फिर एग्रीगेट है उसको एक सिलेंडर के अंदर रखते हैं। एक सिलेंडर होगा हमारा यहाँ पे, ये रहा सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर हम उस अपनी सैंपल को रख देंगे। सैंपल को सिलेंडर के अंदर रखने के बाद में हम ऊपर से इस पे एक वजन लगाते हैं, एक लोड लगाया जाता है ऊपर से, लोड। ये देखो, ये जो लग रहा है ये लोड लग रहा है यहाँ पे, तो ये लोड है। तो अब होता क्या है, हम क्या चीज देखते हैं? हम ये देखते हैं कि इस लगाए हुए लोड की वजह से इस सैंपल के अंदर, ये जो यहाँ पे सैंपल प्रेजेंट है, ये सैंपल कितना डिफॉर्मेशन देगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, ऊपर से वजन लगाना शुरू करेंगे सैंपल पे, और सैंपल कितना डिफॉर्म हो रहा है, कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे। मान लो कि सैंपल यहाँ ऊपर तक फिल्ड था, ऐसे यहाँ तक ऊपर तक फिल्ड था। अब जैसे ही हमने वजन लगाया तो ये सैंपल दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, और मान लो ये इतना कम हो गया यहाँ पे, ये इतना हो चुका है सैंपल अब, ठीक है। ये इतना साइज हो गया। तो ये जो चीज अब आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन है सैंपल का, ठीक है। अब ये डिफॉर्मेशन हम देखते हैं कि कितना आया है। तो हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं डिफॉर्मेशन की। एक होता है 2.5 mm, जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, और एक मेरे पास में होता है 5 mm। एक ये रहा यहाँ पे 2.5 mm, और एक होता है मेरे पास में 5 mm। अब हम क्या करेंगे? हम ये करते हैं कि ये दो वैल्यूज लाने के लिए, यानी कि ये डिफॉर्मेशन की दो वैल्यूज लाने के लिए हमें जितना यहाँ पे लोड लगाना पड़ेगा, हम उस लोड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि सैंपल के अंदर डिफॉर्मेशन, एक हमें दो डिफॉर्मेशन लाने हैं। एक लाना है 2.5 mm का डिफॉर्मेशन, एक लाना है हमें 5 mm का डिफॉर्मेशन। जब हम सैंपल पे ऊपर से वजन लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन इतना होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि भैया इतना डिफॉर्मेशन कितने वजन पे आएगा। वो वजन को हम पी से डिनोट करते हैं और वो वजन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इतना किया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट आगे क्या किया जाएगा? हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, ये लिखी है यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज। ये मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज लिख रखी हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है? ये स्टैंडर्ड लोड वैल्यूज हैं, यानी कि
स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं एज पर द कोड कि भैया 2.5 mm के लिए हमें 1370 किलोग्राम वजन ही लगाना पड़ेगा, एंड 5 mm पेनिट्रेशन के लिए यानी कि 5 mm डिफॉर्मेशन के लिए हमें 2055 किलोग्राम वजन लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज तुम लोग याद कर लेना बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज में पूछी गई हैं कि बताओ 5 mm डिफॉर्मेशन के लिए कितना लोड जो है लगाना होता है, तो वो है 2055 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सीबीआर की वैल्यू निकालनी है। तो सीबीआर की वैल्यू दोनों के लिए निकलती है, यानी कि 2.5 mm के लिए भी निकलती है एंड 5 mm डिफॉर्मेशन के लिए भी सीबीआर की वैल्यू निकलती है। अब यहाँ पे देखो, तो अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी। तो मान लो अभी जैसे मैंने कि तुम लोगों को बताया है कि वो 2.5 mm डिफॉर्मेशन लाने के लिए मुझे एक वजन लगाना पड़ा है ऊपर से। ठीक है, तो उस वजन को मैं मान लेता हूँ कि वैल्यू है उसकी पी, या फिर P1 कह लेते हैं कि P1 वैल्यू है। देखो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है P1। तो ये P1 जो है ये वो वैल्यू है जिसने 2.5 mm का डिफॉर्मेशन दे दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन कि भैया ये जो P1 है जो अभी 2.5 mm लेके आया इसको ऊपर रखेंगे, नीचे जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1370 2.5 mm के लिए वो मैं नीचे रखूंगा और इनटू 100 कर दूंगा, उससे मुझे सीबीआर 2.5 mm के लिए मिल जाएगा परसेंटेज में। देखो यहाँ पे जो लिखा है सीबीआर 2.5, तो ये मुझे सीबीआर मिल गया 2.5 mm के लिए। ऐसे ही सीबीआर की वैल्यू में निकालूंगा यहाँ पे 5 mm पेनिट्रेशन के लिए, तो सीबीआर 5 ये रहा यहाँ पे। ऊपर होता है P2 यानी कि वो वजन जिसने 5 mm पेनिट्रेशन दिया वो ऊपर होता है। नीचे हमारा जो स्टैंडर्ड वेट है 2055 वो नीचे होता है, और 100 से मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है अपने सीबीआर की 5.0 के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से सीबीआर निकलता है। जब सीबीआर की वैल्यू आपकी निकल जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले में यहाँ सीबीआर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये जो यहाँ पे आप सीबीआर देख रहे हैं यहाँ पे आपको सीबीआर पुट कर देना है, बस इतना आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि जो सीबीआर की वैल्यू है अब वो 2.5 mm और 5 mm दो वैल्यूज हैं। अब हमें कौन सा पता चलेगा कि फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखनी है, तो हमें फॉर्मूले में 2.5 mm वाली वैल्यू रखनी होती है। उसका रीजन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरली 2.5 mm सीबीआर वैल्यू इज टेकन एज सीबीआर एक्चुअल सीबीआर। उसका रीजन है, रीजन ये है कि वो हमेशा ज्यादा आती है। मैंने यहाँ पे रीजन क्लियरली मेंशन कर दिया है, रीजन ये है कि सीबीआर की वैल्यू 2.5 mm के लिए 5 mm से हमेशा ज्यादा आती है, इसी वजह से सीबीआर यहाँ पे 2.5 mm का लिया जाएगा। मान लो कभी को ऐसा हो गया कि 5 mm की वजह से सीबीआर की वैल्यू 2.5 mm से ज्यादा आ गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, टेस्ट को दोबारा से करेंगे। और मान लो कि टेस्ट दोबारा से करने पे भी 5 mm की वैल्यू 2.5 mm से बहुत ज्यादा आ रही है या ज्यादा आ रही है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम 5 mm वाले सीबीआर की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे हायर वैल्यू लेनी है। ये बात याद रखना, हायर वैल्यू ऑफ सीबीआर शुड बी अडॉप्टेड, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, चलो ये हो चुका है। तो हमारा सीबीआर मेथड इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक, और फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखनी है वो भी हमें समझ में आ गया। सीबीआर मेथड हमारा जो हमारा हाईवे मटेरियल्स है उसमें भी होता है, तो हमने एक तरीके से हाईवे मटेरियल्स का पार्ट भी पूरा कर लिया है। चलो अभी देखो, अभी हमारा नेक्स्ट मेथड है कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, ये मेथड जो है दो वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। अब वो दो वैल्यूज क्या है, एक है हमारे पास में आर वैल्यू, ये लिखा है यहाँ पे आर वैल्यू कहते हैं इसको, या फिर स्टेबिलोमीटर वैल्यू भी कहते हैं इसको। दूसरा हमारे पास में होता है यहाँ पे कोहेजियोमीटर या फिर सी वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज के ऊपर हमारा कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड बेस्ड होता है। अब यहाँ पे थिकनेस कैसे दी जाती है, तो यहाँ पे थिकनेस का फॉर्मूला है देखो। तो यहाँ पे थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो है ये रहा, थिकनेस इक्वल्स टू के इंटू, ये देखो ये जो के है ये है हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है नीचे, ये रहा 1.66, यहाँ पे नीचे गिवन है 1.66, सॉरी 0.166, ये हमारे कांस्टेंट की वैल्यू होती है, के कांस्टेंट है। फिर है उसके बाद में टी आई, ठीक है, ये होता है ट्रैफिक इंडेक्स, देन होता है 90 माइनस आर, यानी कि आर हमारा क्या है, जो ऊपर स्टेबिलोमीटर वैल्यू लिखी है ना, ये रही यहाँ पे स्टेबिलोमीटर वैल्यू, ये है हमारा आर यहाँ पे। ये सी की पावर 1/5 है। अब सी क्या है, कोहेशियोमीटर वैल्यू, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज हमारी यहाँ पे हैं।
तो अब ट्रैफिक इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, ये देखो ट्रैफिक इंडेक्स निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे 1.55 इंटू EWL, और उस EWL की पावर होती है 0.11। अब ये EWL क्या है, ये है हमारा इक्विवेलेंट व्हील लोड, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है थिकनेस निकालने का बाय कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड। यहां तक शायद सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, अब वो देख लो। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, ये जो आप लोगों के सामने अब एक फॉर्मूला है ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला अब देख लेते हैं हम कैसे बना है। ये बना है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज की वजह से, यानी कि कुछ वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट हो जाती हैं, तो हमें ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब कैसे देख लो, एक कंपैरिजन वाला फॉर्मूला है ये। यहाँ पे क्या है, मान लो कांस्टेंट व्हील लोड है, कांस्टेंट व्हील लोड मतलब यानी कि EWL की वैल्यू कांस्टेंट है, समझ लो। यहाँ पे क्या है, EWL जो है हमारा वो कांस्टेंट हो गया। अब अगर EWL कांस्टेंट हो गया तो फिर इसकी वजह से TI हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना। ये जो TI है ये भी कांस्टेंट हो गया। अब आगे देखो क्या कहा है, उसने कहा कि स्टेबिलोमीटर वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, यानी कि R वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि R जो है वो भी कांस्टेंट हो गया है। यानी कि दो पेमेंट्स हैं, उन दोनों पेमेंट्स का EWL कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हो गई हैं। तो अब जरा एक बार देखना ऊपर क्या बचा है फिर। यहाँ देखो, अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में क्या बता रहा था तुम लोगों को, कि मेरा यहाँ पे EWL जो है वो भी कांस्टेंट हो चुका है, और जो मेरा R वैल्यू है वो भी कांस्टेंट हो गया है। ये देखो, ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो अब जरा यहाँ इस फॉर्मूले में आ जाओ। मान लो दो पेमेंट्स हैं, तो दोनों पेमेंट्स के लिए अगर मैं T1 निकालूं तो K यहाँ पे ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, TI ये जस्ट अभी अभी कांस्टेंट हुआ है, और 90 माइनस R ये भी कांस्टेंट है। दोनों पेमेंट्स के लिए कांस्टेंट वैल्यू, सेम वैल्यू। C1 यहाँ पे हो जाएगा पहले वाली के लिए 1/5। ऐसे ही अब यहाँ पे T2 देखो, तो T2 इक्वल्स टू K, उसके लिए भी ये वैल्यू कांस्टेंट है। TI ये भी कांस्टेंट है, जस्ट अभी भी सेम वैल्यू ली जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट लिखे। 90 माइनस R ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे हो जाएगा C2 1/5, लो जी ये भी कांस्टेंट है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, और जो कि करवाया जाता है, क्वेश्चन में आता है प्री में, तो ये K से K कैंसिल आउट, TI से TI, 90 माइनस R से 90 माइनस R, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, ये बन जाता है T1/T2 इक्वल्स टू C2 की पावर 1/5 अपॉन C1 की पावर 1/5। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, देखो ये रहा नीचे, ये रहा है यहाँ पे, सब लोग देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये वही तो फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो जब हमारे पास में TI कांस्टेंट हो जाएगा, EWL कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विवेलेंट व्हील लोड कांस्टेंट हो जाएगा, तो TI यानी कि ट्रैफिक इंडेक्स कांस्टेंट हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, तो R वैल्यू, सॉरी, वो कांस्टेंट हो गया, देन K ऑलरेडी कांस्टेंट है, और R भी हमारा अगर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कंपैरिजन वाला, और बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।